हेलो साथियों, नमस्कार। आज 20 सितंबर 2023 है और आपका ज्ञान सागर जीएस अकेडमी में स्वागत। तो हम लोग आज महत्वपूर्ण जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसके का समसामयिक घटना और जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है उसके पर बात करता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है और विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सऊदी अरब के रियाद में यूनेस्को का जो समिति का जो बैठक चल रहा है, उस बैठक में आज से एक दिन पहले अपने शांति निकेतन को मतलब यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। इसी तरह से हम लोग 41वें पोजीशन में पहुंच गए थे, मतलब 41वां स्थल हो गया था हम लोग का भारत में यूनेस्को के साइड में। फिर कल ही न्यूज आता है जो कर्नाटक में जो आपका होयसल वंश है, ठीक है, उसी के द्वारा निर्मित किया गया था 11वीं और 12वीं सदी के बीच में जो चोलों को पराजित किया था, इसी के उपलक्ष्य में मंदिर का निर्माण करवाया था होयसल वंश द्वारा, ठीक है। होयसल वंश जो था इसके संस्थापक थे आपके विष्णुवर्धन जी, ठीक है। तो विष्णुवर्धन जी और कई सारा राजा मिलकर के ये इतना खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया। और इस समूह में 3 मंदिर आते हैं, 3 मंदिर को अपने यूनेस्को के साइट में इसको धरोहर स्थल में इसको नामित किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग जो है भारत में टोटल 42 ऐसा मतलब 42 ऐसा ये आपका धरोहर हो गया है जो यूनेस्को के साइट में नामित किया गया है। इसी तरह से पूरे विश्व में अब हम लोग कहेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब धरोहर स्थल रखने में पूरे विश्व में हम लोग का 6वां स्थान हो गया। पहला स्थान इटली का है, ठीक है। तो हम लोग 6वां स्थान पे आ गए हैं, 6ठे स्थान पे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। तो इसका यूनेस्को का भी 2 कैटेगरी होता है, एक अमूर्त संस्कृति होता है, ठीक है, एक मूर्त संस्कृति होता है। तो अमूर्त संस्कृति का ये मतलब है जैसे कोई मेला हो गया या कहीं का मतलब ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मेला है या फिर और इसी तरह का कोई चीज है। तो उस तरह से भारत का जो यूनेस्को की स्थिति में ऐसा अगर स्थल वो चीज किया है तो वो 14 है, जिसमें से आपका लास्टली दुर्गा पूजा को 14वां मिला था, ठीक है। और ये आपका जो मूर्त जो धरोहर स्थल है इसमें से आपका टोटल 42 हो गया है। इसमें से अभी आपका एक जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आपका होयसल वंश द्वारा निर्मित मंदिरों के समूह को इसका जो है संरक्षण ASI द्वारा किया जा रहा था। और इसको देने के बाद ये बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाता है, खास के अपना भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, आज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यूनेस्को ने भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया है। तो यूनेस्को ने अपने 42वां यानी 41वां तो बता ही दिए थे, शांति निकेतन था, ठीक है, जो अपने देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा उसको बनवाया गया था। फिर आगे चल करके आपका विश्व भारती का रूप ले लेता है, वही शांति निकेतन है कि नहीं। वहां पे जमीन का जो डोनेशन दिया था शांति निकेतन में देवेंद्रनाथ टैगोर दिए थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, ठीक है। तो वो आपका 41वां हुआ था। धौलावीरा आपका 39वां था, सॉरी धौलावीरा आपका 40वां था, ठीक है। धौलावीरा 40वां हो जाएगा। और रमप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में पड़ता है, ये 39वां था, ठीक है। तो ये 3 को याद रखेगा। 39वां विश्व धरोहर की सूची में रमप्पा मंदिर को रखा गया था। धौलावीरा 40 हो गया। ये क्या था, इसको क्यों दिया गया था, इसके बारे में बता दें। धौलावीरा जो है सिंधु घाट हम लोग बोलते हैं ना, सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक ऐसा स्थल था जहाँ पे जल संरक्षण किया जाता था, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। जल संरक्षण के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन ऐसा स्थल है जो जल संरक्षण के लिए विशेष महत्व रखता है, तो धौलावीरा हो जाएगा। तो ये आपका 40वां था, ठीक है। 41वां शांति निकेतन को मिल गया है। और अपना 42वां कौन हो जाएगा, आपका होयसल मंदिर का जो समूह है वो हो जाएगा, ठीक है। ये समूह लिख दीजिए यहाँ पे, इसमें 3 मंदिर आता है, ठीक है। तो ये समूह को मिल गया है। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए। तो होयसल वंश के बारे में तो आपको हम थोड़ा सा बता ही दिए हैं कि होयसल वंश का संस्थापक जो है ये आपका 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक वहाँ पे जो है राज किए थे होयसल वंश द्वारा, ठीक है। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन थे, ठीक है। जब चोल को पराजित किए थे तो उसी के उपलक्ष्य में ये सारा मंदिर बनवाया गया था, ये बात। और एक वहाँ पे दक्षिण भारत में इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व था। एक वहाँ पे वंश हुआ करता था यादव वंश, उसी का ये शाखा था। पहले उसी का सामंत हुआ करते थे होयसल वंश वाले, ठीक है। फिर अपना जो है विस्तार किए और अपना दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा वर्चस्व किया। यानी आप कह सकते हैं 12वीं और 13वीं सदी में इसका एक अलग ही वहाँ पे सिक्का चलता था। और तो बहुत सारे आज का जो आप द्वार समुद्र, इसका राजधानी होयसल वंश का राजधानी जो द्वार समुद्र था आज का सेलिब्रेट कहलाता है, ठीक है। तो वो वाला जगह में इन लोग का दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा वर्चस्व था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको हम बता देते हैं, फिर बाकी बताए यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, ये घोषणा विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को के द्वारा की गई है। तो ये 45वां सत्र कहाँ चल रहा है, 45वां सत्र ये चल रहा है आपका सऊदी अरब में ये आपका सत्र चल रहा है, वहीं पे ये घोषणा किया गया। अब देखिए कोई भी सत्र, और ये सत्र जो है अभी आपका खत्म नहीं होने वाला है, अभी ये चलेगा 25 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो पहला दिन आपका शांति निकेतन को दिया, फिर अगला दिन जो है
आपका फैसल वंश के मंदिर समूह को दे दिया गया। विश्व धरोहर समिति का ये सत्र सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये होशियार मंदिर के समूह को कर्नाटक के बेलूर, हैलीबीड और सोमनाथपुर, ये 3 आपको पहले बोले हैं, ये ASI के संरक्षण में पहले, इससे पहले था। ठीक है, अभी भी इससे पहले उसी के संरक्षण में था। और ये एक समूह है, बेलूर में भी है, हैलीबीड में और सोमनाथपुर में, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, कर्नाटक के बारे में कल भी बोले थे, वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। ठीक है, ये मंदिर समूह होशियार राजाओं द्वारा 12वीं और 13वीं सदी में बनवाया गया था, जो आपको हम पहले बोल चुके हैं। 12वीं और 11वीं सदी में ये राजा का स्थापना होता है। ठीक है, कौन करते हैं? शिव विष्णु, मतलब विष्णुवर्धन करते हैं, शिव विष्णु नहीं बोलिएगा, विष्णुवर्धन। ठीक है, और अपना राजधानी कहाँ? द्वार समुद्र रखते हैं। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुने होइएगा, उसका एक सेनापति था मलिक कपूर। ठीक है, तो वीर बल्लाल तीर्थ था इसका अंतिम राजा। फैसल वंश जो होगा, आपको अगर पूछ देगा कि फैसल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वीर बल्लाल तीर्थ था, जो मलिक कपूर ने उसको पराजित कर दिया था। और ये मलिक कपूर कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, बहुत योग्य सेनापति था, समझे। तो ये मंदिर होशियार राजाओं द्वारा 12वीं और 13वीं सदी में बनाए गए थे। होशियार मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है। ठीक है, क्या कहिएगा? शिव और विष्णु को ये मंदिर समर्पित है। वेल्लूर के चन्ना केशव मंदिर, याकची नदी, आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये वेल्लूर का चन्ना केशव मंदिर, जो मंदिर आपको दिखा रहे हैं, वो जो समूह है उसमें से एक मंदिर जो है आपका चन्ना केशव मंदिर है। ठीक है, याकची नदी के किनारे बने हैं। इस मंदिर को होशियार राजा विष्णुवर्धन यही बनवाए थे। ठीक है, तो इसको विशेष करके, क्योंकि विष्णुवर्धन इस वंश के संस्थापक भी थे, और ये मंदिर का निर्माण उसने करवाया था। कौन नदी के किनारे है? ये याकची नदी। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, मंदिर को चोल पर विजय प्राप्ति के अवसर पर बनाया गया था। हैलीबीड को पहले द्वार समुद्र के नाम से, क्योंकि इसका राजधानी भी द्वार समुद्र ही था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। कहेगा कि हैलीबीड का पुराना नाम क्या था? तो द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? तो हैलीबीड है। भारत में यूनेस्को के साइट्स के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर नंबर पर पहुंच गया है। विश्व में अब यूनेस्को का जो धरोहर, जो जितना धरोहर है, उस धरोहर में पूरे विश्व में हम लोग केवल स्थान पे आ गए, 6ठे स्थान में। पहले पे कौन है? इटली है। ठीक है, यूनेस्को के अमूर्त विरासत में कुल 14 अमूर्त में आपको बोल दिए हैं, जैसे भाववाचक चीज होना चाहिए, जैसे कोई का मेला हो गया या कोई नदी हो गया, मतलब इस टाइप से हो जिसको हम छू नहीं सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं हो। और अमूर्त भी आपको, और 14वां जो था वो कौन था? आपका दुर्गा पूजा था। तो देखिए, अभी थोड़ा सा एक साल में 2 साइड दे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा हो गया है महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका एक क्या हुआ था? अभी यूनेस्को का 2 बात बोले, एक अमूर्त धरोहर था। ये क्या था? अमूर्त धरोहर एक मूर्त है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका जैसे पूजा हो गया, मेला हो गया, या फिर इसी टाइप का कोई भी चीज हो, ये टोटल इसका संख्या क्या है? 14। और इसका संख्या कितना हो जाएगा आपका टोटल? अभी कितना हो गया? 42। इस 42 में भी कैटेगरी है। ठीक है, एगो सांस्कृतिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है, एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक है, और एक जो है आपका मिश्रित है। क्या है आपका? मिश्रित है। ये 3 को आपको याद रखना है। तो सांस्कृतिक में टोटल कितना हो गया? अब पहले इसका जो है संख्या कितना था आपका? 32 था। ठीक है, अभी 31 था। अब कितना हो गया? इसको ले लिया था, अब कितना हो गया आपका? 32 हो गया है। ठीक है, प्राकृतिक में कितना हो गया है आपका? 7 हो गया है, और मिश्रित में 1 है। तो मिश्रित में 1 जो होगा वो कौन वाला हो जाएगा? कंचनजंगा। इसको याद रखिएगा, सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा है। ठीक है, इसको तो याद ही रखिएगा, सिक्किम का है। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 1 8, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, ये 33। 32 तो आपका जो शांति निकेतन हुआ था तब हुआ था, अब एक जुट गया तो कितना हो गया? 33 हो जाएगा। तो सांस्कृतिक में कितना हो गया? 33। और प्राकृतिक में कितना? 7। प्राकृतिक मतलब कहने का मतलब ऐसा है, प्राकृतिक चीज होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक मतलब जैसे कोई मंदिर हो गया, जैसे फिर कोई आपका, जैसे है ना कि सबसे पहले हम लोग अजंता एलोरा का तो 1983 में सबसे पहले उसको यूनेस्को की सूची में रखा गया, फिर आगरा का किला को रखा गया, फिर ताजमहल, यानी 1983 में ही सारा चीज को रखा गया था, है कि नहीं है? तो ये सारा तो जो बनाया, जो आपका मतलब वस्तु, मतलब भवन उवन बनाया गया हो, वो कोई भी महत्व, कोई भी दृश्य, अब मूर्ति आपका मंदिर के लिए हो या फिर और कोई किसी के लिए हो, वो चीज हो जाएगा तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो हो जाता है। और प्राकृतिक में 7 और मिश्रित में 1, टोटल मिला के आपका इधर कितना हो गया? 42। तो आपको ये याद रखना है। और मूर्त में, अमूर्त में ये कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो वही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में से अंतिम जो है आपका दुर्गा पूजा था, कहाँ का? पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को दिया गया था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अमूर्त संस्कृत धरोहर अलग होता है, अमूर्त धरोहर। तो मूर्त में कितना हो गया? 42 में से सांस्कृतिक धरोहर स्थल कितना है? 33 है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक कितना है? 7 है। मिश्रित कितना है? 1 है। एक कौन वाला है? कंचनजंगा वाला है, तो इसको याद रखिएगा। और अमूर्त में आपका दुर्गा पूजा हो जाएगा। ये तो समझ के थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर में होता है 1945 में, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसका जो है महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले है। ठीक है, आंद्रे
अजोलो है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, पेरिस फ्रांस है, ठीक है। पेरिस फ्रांस से सीन नदी के किनारे में यही पेरिस बसा हुआ है ना, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको जान लीजिए, उसके बाद अपना ये जान लीजिए। अपना भारत में टोटल कितना हो गया, 42वां, विश्व में कैवां नंबर पे आ गए हम लोग, 6ठा नंबर पे आ गए, पहला नंबर में इटली है। ये बात समझ गए हैं। तो मूर्त अमूर्त वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। चलिए, तो इसके बारे में आपको बता दिए। ये समूह को याद कीजिएगा कि ये जो मंदिर बनवाया गया था, सब मंदिर क्यों बनवाया गया था, तो चोल के विजय के उपलक्ष्य में, चोल को जब हरा दिया गया था तो वही बनवाए थे। और ये वाला मंदिर जो बनवाए थे आपका, ठीक है, ये वेल्लूर चन्ना के शिव मंदिर, ये मंदिर बनवाए थे विष्णुवर्धन जी, ठीक है। तो इसके संस्थापक भी थे, और इसका राजधानी कहाँ था आपका, द्वार समुद्र पर, जो आज का हेलीपैड है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने का आपका जो है करंट से रिलेटेड जोड़ करके ही आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता होगा इस टॉपिक को उठाए, क्योंकि एक समूह है और ये तीनों मंदिर के समूह को जो है एक ही साइट माना गया है, ठीक है। CSIR द्वारा आयोजित 1 वीक 1 लाख नामक देशव्यापी अभियान कहाँ से शुरू किया गया है। देखिए CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है। इसका जो है, इसका स्थापना 1942 में होता है। और दुनिया अभी जो हाल फिलहाल में एक अभी ये जो क्या बोलते हैं, अब पुरस्कार दिया गया है साइंस मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, भारत का सबसे बड़ा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। यही भटनागर जी CSIR के पहले डायरेक्टर थे, महानिदेशक थे, ठीक है। तो उसी के याद में दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में दिया 2022 का भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो इसका स्थापना 1942 में, और इसका जो है अध्यक्ष अभी कौन है, पहली महिला है, ठीक है। इसका नाम है कल्ला सलवी नल्ला थम्बी करके है, ठीक है। कल्ले सलवी नल्ला थम्बी करके पहली महिला बनी है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और ये कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो इसी के द्वारा एक आयोग मतलब योजना शुरू किया गया है, ठीक है। उसको क्या कहें, 1 वीक 1 लाख। ये टोटल इसका जो है 37 संस्थानों पे ये आपका ये योजना काम करेगी, ठीक है। तो देशव्यापी अभियान है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में और आपको एक बार बताए थे हम, ठीक है। UVR राव, ठीक है, उडुपी रामचंद्र राव, वहाँ पे है ना सैटेलाइट केंद्र है, तो वहीं से आपका ये अंतरिक्ष क्या बोलते हैं आपको, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु से ये शुरू किया गया। टोटल कितने जगह में होगा, 37 इसका जगह है। आपको इसके बारे में बता दिए। CSIR का स्थापना 1942 में है। इसका जो है अभी जो है महानिदेशक कौन बनाई गई है, तो पहली महिला है, ठीक है। इसका नाम है नल्ली कलाई सल्वी, ऐसे ही नाम है, देख लीजिएगा, यही है, ठीक है। पहली महिला महानिदेशक बनाई है और पहली है। और पहला जो थे आपका कौन थे, भटनागर जी थे, तो शांति स्वरूप भटनागर जी थे, तो वो उसके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, 2022 का इस बार दिया गया। तो कुल 12 आदमी को दिया गया है इस बार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना 1942 में। बहुत है, इससे ज्यादा आपको क्या पूछेगा, ठीक है ना। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में तो जानते ही, यहीं से अभी हम लोग का ये चंद्रयान 3 भी यहीं से गया था। आदित्य L1 भी यहीं पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, जानते ही है। यहाँ पे जितना भी प्रक्षेपण यान जो है, यानी आपका जो सैटेलाइट जो लेके जाते हैं, उस यान का जो है बनाने का काम यही करते हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष के पिता के रूप में जाना जाता है कि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है। तो महाकुंभ तो आप लोग जानते हैं, पहले तो कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो कुंभ का मेला क्या जगह लगता है, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी पहले कुंभ का मेला को क्लियर कीजिए। अब दिव्यांग जनों के लिए इससे पहले जो है हम लोग कुंभ का मेला 3 जगह, हरिद्वार में आपका, उसके बाद प्रयाग में, उसके बाद आपका उज्जैन में, और उसके बाद नासिक में। ये 3 जगह, ये कितना जगह हुआ, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, है ना। उसके बाद आपका उज्जैन, यानी 4 जगह जो आपका लगता है। ये क्या है, कुंभ का मेला कितने वर्ष में लगता है, 12 वर्ष में लगता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो बहुत बार पूछता है अलग अलग। तो हरिद्वार यहाँ पे, नासिक वाला कौन, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और उज्जैन वाला जो है महाकुंभ कहाँ पे, क्षिप्रा नदी के। क्षिप्रा नदी किसका सहायक नदी है, तो चंबल का। और चंबल नदी कहाँ पे जाके गिरता है, यमुना नदी में। ये सब चीज पूछता है। और ये जो 2 है, ये तो अपना गंगा नदी के ही किनारे ये आपका लगता है। तो ये आपका महाकुंभ हो गया। तो दिव्यांग जनों के लिए इस बार महाकुंभ हुआ है, जो आपका एक विशेष है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, वाराणसी में हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी इसका बहुत ज्यादा प्रशंसा किए थे। और हाल फिलहाल में जो अभी आपका संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। महिलाओं को तो आरक्षण दिया ही, उसका क्वेश्चन है, बट इसको जो है दिव्यांग जनों के लिए भी आपका वहां पे एक कक्ष बनाया गया है। यानी दिव्यांग जनों के लिए हर जगह अभी थोड़ा सा इसको जगह दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिव्यांग जनों के लिए महाकुंभ कहाँ बनाया जा रहा है, वाराणसी में। कुछ दिव्यांग जनों के लिए कुछ पहल है, सरकार द्वारा चलाया गया है, तो उसको हम लिख दिए हैं। थोड़ा आप लोग देख लीजिए, जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सके आपको
काम कर जाए, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व कप अभी हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था कि नहीं, तो हम लोग जीत गए थे, किसको, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके क्या किया, जीत गया। कहाँ हो रहा था, तो बर्मिंघम में हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। ये याद रखिएगा। भारत का पहला नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनी थी, सुषमा पटेल बनी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सुषमा पटेल पहला नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान बनी है, ठीक है ना। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान सरकार था, अशोक गहलोत वहां जी हैं, ठीक है। इसने वहां पे नेत्र के लिए बहुत सारा वहां पे योजना भी चला रहा है ना। आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए जो है एक ऐप शुरू किया था कि लोग उसको ठगे नहीं, तो कैसे पैसा को पहचाने, तो ये हो जाएगा आपका मनी, ठीक है, नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। वो कौन सा ऐप हो जाएगा, मनी हो जाएगा। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे, जॉन मैकफॉल बने थे, ये याद रखिएगा। जॉन कौन थे, मैकफॉल बने थे, ये याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जॉन मैकफॉल थे। उसके बाद क्या है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला क्या आपका क्या है, इंटरनेट रेडियो कौन सा था, आपका एक्स था। ये कहां से निकला था, आपका लॉन्च हुआ था नागपुर से लॉन्च हुआ था। तो ये बात थोड़ा देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका हो सके आगे में काम आए। तो दो तीन चीज इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहला विकलांग हो जाएगा जॉन मैकफॉल, ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जो है, ये आपका एक्स, ये नागपुर से शुरू हुआ था। ये बहुत बार पूछता है कहाँ से शुरू हुआ था, तो नागपुर कर दीजिएगा। और अभी जो है आपका दृष्टिबाधित जो क्रिकेट कप हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत जीता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका महाकुंभ के बारे में आपको बता दिए। कुंभ का मेला वो अलग है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। 2025 में लगने वाला अपना प्रयागराज में, ठीक है। उसके लिए सरकार मतलब बजट में भी उसका जो है धनराशि आवंटित किया है और बहुत ज्यादा काम जोर शोर से लग चुका है। तो क्या कहिएगा, आने वाले समय में जो आपका महाकुंभ होगा, वहां का कुंभ का मेला कहाँ होगा, प्रयाग में होगा। 4 जगह होता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है आपका दिव्यांग जनों के लिए, देख रहे हैं मोदी जी, इसके जो है वाराणसी को देखिए। वाराणसी के बारे में थोड़ा बता दें। वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। एससीओ का जो है सांस्कृतिक राजधानी घोषित भी किया है वाराणसी को। और अभी कल्चरल जो G20 का प्रोग्राम हुआ था, वहां पे जो अपना एजेंडा निकाला था, वहीं से वाराणसी से ही निकाला है। वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है ना। तो वाराणसी अपने आप में एक बहुत क्या है, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो क्या ये आज ही का बात है, कर दी। एशिया प्रशांत क्षेत्र का राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप लोग को पहले बोलते हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार होता है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं ना। 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय आपका यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है उसको मानव सार्वभौम मानव अधिकार को 10 दिसंबर को मतलब महासभा द्वारा क्या किया, अपनाया गया था। इसी वजह से 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो इसी का जो है 75 वर्ष पूरा हो रहा है, ठीक है। जो सार्वभौम मानव अधिकार है उसका 50 वर्ष पूरा हो रहा है। और हम लोग का जो मानव अधिकार आयोग है भारत का, जो 1993 में बना था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, 93 में एक वो आपका क्या बोलते हैं बिल आया था, और उस 93 में बनाया भी गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का स्थापना क्या कहिएगा, मानव आयोग का अधिकार 1993 में। तो अपना मानव अधिकार आयोग का स्थापना का 30 साल, और जो सार्वभौम राष्ट्रीय मतलब महासभा का जो मानव अधिकार था उसका 75 साल मनाने के लिए इसका जो है उद्घाटन द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा। तो आपको सार्वभौम मानव अधिकार क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सार्वभौम मानव अधिकार का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति को आप उसका क्या नस्ल से, जाति से, धर्म से, ठीक है, लिंग से और राष्ट्रीय नेशनलिटी से, ठीक है, इससे आप वो कहीं का भी हो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वभौम का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कहीं पे भी, ठीक है, कोई भी कुछ भी वो स्वतंत्र है, उसको आदमी नहीं रोक सकता। उसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौम मानव मतलब उसको क्या बोलते हैं कि आप आदमी स्वतंत्र है, सार्वभौम स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये 2 दिन तक सम्मेलन का मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा क्या बोले आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को महासभा में घोषित किया गया था। कब, 1948 में, ठीक है। तो उसी का 75वीं वर्षगांठ हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के अपना 30 साल। तो हम लोग का मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार जी हैं। कौन है, अरुण कुमार जी 8वें जी हैं, अरुण जी हैं, ठीक है, अरुण कुमार जी हैं, याद रख लीजिएगा, अरुण कुमार जी हैं, वो 8वें हैं। अच्छा, ये जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, ये 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष हो या 70 वर्ष हो, इनमें से जो चीज पहले होगा वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये जो अभी अरुण कुमार जी जो बने हुए हैं वे कब है अपने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, 8वें हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले जुमेगा वो क्या दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, मतलब अपना पद छोड़ देंगे। इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसके समिति में अपना प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उसके बाद और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं, तो किया जाता है। अरुण कुमार जी अभी हैं, ठीक है ना। अब मानव अधिकार आयोग के बारे में तो बोल ही दिए कि महासभा द्वारा इसको घोषणा किया गया था 1948 में, उसी का 75 साल हो रहा है। तो ये कौन हो गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कि सार्वभौम मानव अधिकार में आपका कौन नहीं आता है, तो आप फंस जाइएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आपका कौन हो जाएगा, नस्ल हो जाएगा, जाति हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, नेशनलिटी, इस पे भेदभाव नहीं कर सकते। यही है सार्वभौम मानव अधिकार, ठीक है ना। बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। अगला है लोकसभा के विशेष सत्र में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अभी कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। तो 128 में हो जाएगा, ठीक है। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया है। ये किस आरक्षण से संबंधित है। तो अभी आप लोग जानते हैं कि विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन के लिए, ठीक है ना। और विशेष सत्र बुलाने का कारण यही था कि 2-3 चीज पे विधेयक पे बात करना था। तो पहले महिला पे बात करना था, उसके बाद फिर अब आगे अभी नया संसद भवन में हम लोग चले भी गए हैं। पुराना संसद भवन में पहला दिन हुआ था, उसके बाद हम लोग नए संसद भवन में प्रवेश कर लिए। इससे पहले जगदीप धनखड़ जी वहां पे झंडा भी फहराए थे, है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। तो अभी ये जो बिल रखा गया है 128वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, विधानसभा एवं लोकसभा। और यहाँ पे दिल्ली विधानसभा भी लिख लीजिए, क्या कीजिएगा, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में, यानी लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा लिखने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये यूटी में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, तो वहां के भी विधानसभा में 33% का आरक्षण का बात कहा गया है। देखिए ये बिल जो है राज्यसभा में 2010 से ये पास हो गया था, बट ये अटकल की वजह से लग नहीं, थोड़ा सा इसका थोड़ा चीज आपको हम बता दें। ये बिल आज की नहीं है, जब राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, उस टाइम आया था 1989 में, ठीक है। तो उस टाइम से ये चला, ये लगभग 27 साल से ये लंबित था। ये बिल का मतलब क्या था, एक अब राजीव गांधी जो है कमेटी बनाया था, उस कमेटी के अध्यक्ष थे आपका मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में 1987 में एक कमेटी बनाया गया था। और उसी कमेटी के सिफारिश पे ये बात हुआ था कि विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को 33% देना चाहिए। और जो आपका पंचायती राज जो देख रहे हैं ना, जिसमें 33% आरक्षण है महिलाओं को, SC ST को देख रहे हैं ना, वो भी वही समिति ने सिफारिश किया था, मार्गरेट अल्वा समिति ने। जब 1992 में पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन से आया और 24 अप्रैल 1993 से संवैधानिक हुआ, तो उसमें से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। आपका आर्टिकल में कितना है, 243 के डी में है, ठीक है, शायद 243 के डी में, देख लीजिएगा 243 के डी में आरक्षण दिया गया है। वो भी कौन, मार्गरेट अल्वा समिति के सिफारिश पे ही आया था कि महिलाओं को देना चाहिए। वो तब से, यानी 1987 में ये कमेटी गठित किया गया था मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में। 1989 में जो है इसका जो है बीज बोया राजीव गांधी, तब से ये फिर पहला बार विधेयक जो है आपका आया था PV नरसिम्हा राव के, ये जब वो प्रधानमंत्री थे, उसके प्रधानमंत्री के समय में। फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया, 2010 में राज्यसभा से पारित भी हो गया, बट पारित नहीं होने की वजह से फिर ये लोकसभा से पारित नहीं होने की वजह से फिर यह रह गया। और अभी फाइनली जाके 128वां संविधान संशोधन के जरिए जो है आपका, तो क्या कहिएगा, नई संसद भवन में पहला, अगर कोई कहेगा कि पहला जो बिल रखा गया था वो बिल कौन था, तो यही कहिएगा कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए जो बिल रखा गया था पहला, नई संसद भवन के बारे में अभी आपको बताता है, ठीक है। तो ये आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अर्जुन राम मेघवाल जी है, ये आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन है, आपको हम थोड़ा बता देते हैं नारी शक्ति के बारे में। इस बिल का नाम क्या रखा गया मालूम है आपको, इस बिल का नाम रखा गया है वंदना। देखिए नारी जो है आधी शक्ति लोकसभा में, ये अपना मोदी जी का ये व्याख्यान है, ठीक है। नई संसद के पहले दिन ही विधेयक पेश हुआ है, ठीक है ना। नई ये क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इस अधिनियम को क्या कहेंगे, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इसको इस बिल का नाम रखा गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, ठीक है। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन आप सुनिए। इस बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम रखा गया है, ठीक है। ये बिल सबसे पहले कब आया था, 1989 में राजीव गांधी जी इसका क्या रखे थे, मतलब शुरुआत इसी से हो रहा है, ठीक है। 19 सितंबर को संसद में चल रहे विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश
हो गया है। महिला आरक्षण बिल की अवधि कितना वर्ष का होगा? 15 साल का होगा। फिर 15 साल मतलब कहने का मतलब है कि जो अभी ये बिल पेश किया गया है, जो आरक्षण 33% दिया गया है, ये कब तक के लिए वैल्यू है? 15 साल के लिए। आगे चाहेगा तो जो भी संसद है फिर वो उसको आगे बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, मगर आरक्षण कितने साल के लिए ये वैलिड होगा? 15 साल के लिए। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आरक्षण में ही आरक्षण भी दिया जाएगा, जैसे क्या है ना, जैसे महिला आरक्षण तो 33% हो गया, उसी के अंदर जो है SC ST जो हमारी महिलाएं हैं उसको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो दोहरी आरक्षण की बात इस आरक्षण में है। महिला आरक्षण के बीच पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 में, जो अभी आपको हम बोले थे वही है, 1987 में मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी जिसने सिफारिश किया था। 1996 में एच डी देवगौड़ा नहीं, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा, ठीक है, PV नरसिम्हा राव हो जाएगा, ठीक है, एच डी देवगौड़ा कर दीजिएगा। सरकार ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया था। यह विधेयक राज्यसभा में 2010 में पास हो गया था। विधेयक 27 साल से लंबित था। याद रखिएगा, कांग्रेस का ये बहुत बड़ा पहल रहा था शुरू से, क्योंकि पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 33% का आरक्षण आपका, जब पंचायती राज को वैधानिक रूप से मान्यता मिला 1993 में, 1993 में, तभी से मिला हुआ था और ये वाला चीज रुका हुआ था। अब आपको बता दें, एक से अच्छा आगे आएगा, ये विधेयक पास होने के बाद देश में 181 महिलाएं संसद हो जाएंगी। 17वीं लोकसभा में वर्तमान में 82 महिला संसद है, सदस्य हैं, जो वर्तमान में 14.36 यानी 14.36% ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभी अपना 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसमें टोटल महिलाएं कितनी है? मात्र 82 हैं। जो कुल संसदों का कितना परसेंट हुआ? 14.36 हुआ। अभी अगर ये बिल पास हो जाता है 33% वाला, अब पास तो हो ही गया, मिला जुला के समझ लीजिए पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 181 महिलाएं हो जाएंगी संसद में, ठीक है। ये बात समझ रहे कितना सारा हो जाएगा, ठीक है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक था। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारा टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। मार्गरेट अल्वा समिति, याद रखिएगा, महिला का आरक्षण, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा। हम बहुत मेहनत से ये सारा आपके लिए जुटाते हैं, ठीक है, कि जो आपका एग्जाम में है सारा आपको काम आ जाए, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया आपका। अगला चीज क्या है? अगला आपका ये है कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन, तो 19वें एशियाई खेल का आयोजन शुरू हो गया है चीन के हांगजू में, है ना। इसको तो अभी जब होगा तो यहाँ पे चल रहा है हांगजू, याद रखिएगा, चीन में 19वां एशिया खेल प्रारंभ हो गया, ठीक है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, आपको क्या बोले हैं कि संविधान, हम लोग का जो पुराना संसद भवन था उससे उठ करके नया संसद भवन में कल ही आ गया था, तो नया संसद भवन के बारे में जान जाइए। नया संसद जो भवन बना हुआ है वो क्या है? त्रिकोणीय है। ये याद थोड़ा सा देख लीजिएगा, त्रिकोणीय है, ठीक है ना, त्रिकोणीय है, ठीक है। इसके जो है वास्तुकार कौन थे? गुजरात के थे, बिमल पटेल जी। कौन से? ये बिमल पटेल जी हैं, ठीक है, बिमल पटेल जी हैं, ये बात याद रखिएगा, बिमल पटेल जी हैं। इसको जो है मैं उद्घाटन किया गया था ना, इसमें इसका जो है कक्ष जो है, लोकसभा के जो कक्ष होगा, लोकसभा का जो कक्ष होगा, राष्ट्रीय पक्षी अपना मोड़ के आकार का होगा। लोकसभा का जो होगा वो किसके आकार का होगा? मोड़ का। और राज्यसभा का जो कक्ष है वो कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कमल के। लोकसभा का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फूल। ये राज्यसभा का आपका हो जाएगा कौन? राष्ट्रीय फूल कमल, कमल के आकार का हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या जानिएगा? और यहाँ पे आप ये जानिए कि यहाँ पे टोटल सीट कितना हो जाएगा। इसमें टोटल सीट है, लोकसभा में 888 सीट है और राज्यसभा में है आपका 384, ठीक है। 300 कितना है? 84। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना? 8 4 12, इधर कितना? 8 8 16 1 17, इधर 8 3 11, यानी 1272। ये संयुक्त अधिवेशन के लिए, ये आपका संयुक्त अधिवेशन के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। और संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना जो है कब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किए थे? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो संविधान दिवस हम लोग तभी मनाते हैं क्योंकि संविधान सभा का वहां पे टोटल बात हुआ था, वहां पे पूरा संविधान का निर्माण हुआ। इसी वजह से उस कक्ष का नाम क्या कर दिया गया है? उस संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको थोड़ा सा जान ले। तो संविधान साक्षर जिला, पहला जिला कौन सा? केरल का कोल्लम जिला है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान पाठ का स्थापना जो है आपका, ये उद्घाटन अभी द्रौपदी मुर्मू जी की थी जाके आपका जयपुर में। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान दिवस तो जानते हैं। संविधान साक्षर जिला आपका कौन हो जाएगा? केरल के कोल्लम। और संविधान जो है पार्क का जो उद्घाटन किए थे जयपुर में किए थे अपना द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नए संसद भवन को कौन? भारत के संसद भवन के रूप में जाना जाएगा। और ये कौन कंपनी, ये जो नया संसद भवन है इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? टाटा। कौन कंपनी कहिएगा? टाटा द्वारा। कौन? प्रोजेक्ट विस्टा था ना इसका, ये जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा था, ठीक है। सेंट्रल विस्टा जो है प्रोजेक्ट के तहत ये आपका बना गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपका सारा चीज हो गया। संसद, पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, पहला बिल कौन सा था, ठीक है।
अभी मोदी जी जो है पुराने संसद भवन में टोटल जब तक संविधान सभा से लेके अभी तक की बात को अच्छे से कल रख रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग कैसे यहाँ तक हम लोग का जो सफर रहा कैसा रहा। तो जब संविधान सभा में महिलाओं का संख्या कितना था, 15 था, ठीक है, आपको बताना भूल गए। वहीं जो महिलाओं का जो 33% आरक्षण है, तो वहीं से लेके अगर बात आइएगा तो आ गई है। तो कहिएगा कि जब संविधान सभा जो निर्मित हम लोग का बना था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका SC और ST भी था, ठीक है। तो SC कितना था आपका, SC जो है SC कम था, ठीक है। SC आपका 26 था और ST जो है आपका 33 था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महिला कितना था, SC 26 और ST 33, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संविधान सभा का हर एक चीज। जैसे जैसे क्वेश्चन करंट का बनता रहेगा, हम आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मिला जुला के बताते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सब कुछ मिला के ही बात करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में पढ़िएगा तो नहीं होगा, है ना। हो गया है, आज का क्वेश्चन यही तक था, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो चलिए आज का जो भी समसामयिक घटना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल नई समसामयिक घटना लेकर के। अब वीडियो को थोड़ा सा आप लोग जो है जो भी दोस्त यार है उसको थोड़ा सा शेयर वेयर किया कीजिए। आप लोग अगर कोई भी देखते हो तो जरूर इसको शेयर किया कीजिए। इतना अच्छा सा मेहनत करते हैं, आप ही लोग के लिए करते हैं कि आप लोग का एग्जाम में या परीक्षा में ये चीज काम आए, है ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर कल नई समसामयिक घटना लेकर।